दोस्तों, आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने बड़े जहाज हैं हमारे पास, आखिर ये पानी में डूबते क्यों नहीं हैं? और इन्हें बनाया कैसे जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है, किन चीजों का इस्तेमाल होता है एक जहाज को बनाने में, वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में हम आपको पानी में चलने वाले उन बड़े बड़े जहाजों के बारे में बताने वाले हैं। मतलब हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ये स्क्रीन पर जहाज दिखाई दे रहा है, ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है, जिसकी कीमत है 1.40 बिलियन डॉलर्स। और आपको हम बता दें कि ये इतनी ज्यादा कीमत है कि आप जिंदगी भर इसमें आलीशान लाइफ का मजा उठा सकते हैं। ये कोई अकेला नहीं है, ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े जहाज हैं हमारी दुनिया में, जिनमें से कई जहाज तो टन वजनी माल को ढोने में भी काम आते हैं, जबकि कुछ इतने आलीशान होते हैं जितना दुनिया का शायद कोई होटल भी नहीं होता होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इन जहाजों को कहाँ बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जहाजों को बनाने के लिए अच्छे खासे समय के साथ साथ बहुत से वर्कर्स की जरूरत होती है। एक जहाज को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगता है, वहीं सैकड़ों की संख्या में मजदूर इसमें काम करते हैं। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर इन जहाजों को समुद्र से दूर बनाया जाएगा तो इन्हें समुद्र तक लाने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, और वो भी सेफ नहीं होगा। मान लीजिए रास्ते में कोई अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई तो नुकसान तो हो सकता है ना। तो इसीलिए इन्हें बनाने के लिए कहीं बाहर नहीं बल्कि समुद्र के पास ही एक बड़ा सा स्पेस बनाया जाता है। ये स्पेस इन जहाजों के साइज से काफी बड़ा होता है। स्पेस बनाने के बाद यहाँ से पानी को खलाया जाता है, और जब पूरा पानी खल जाता है तब यही इन जहाजों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए वर्कर्स और जो भी जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो लाए जाते हैं, और यही वर्कर्स शुरू करते हैं कई मंजिला जहाज का निर्माण कार्य। आपको बता दें कि एक जहाज में एक से ज्यादा प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं, और इसमें हमेशा ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है, और इन प्रोपेलर्स की संख्या हमेशा एक से ज्यादा ही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जितना तेज ये प्रोपेलर्स घूमेंगे, शिप भी उतना ही तेज चलेगा। और आपको बता दें कि इन जहाजों में ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज एक ऐसी धातु होती है जिसमें खारे पानी के अंदर जंग नहीं लगती। दोस्तों, जहाज के निर्माण में उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग होती है तब छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। इसलिए जहाज को पानी में उतारते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जहाजों को पानी में उतारा कैसे जाता है, तो हम आपको बताते हैं ना। जहाज के बनकर तैयार हो जाने के बाद बारी आती है उन्हें पानी में उतारने की। तो आपको बता दें कि जहाजों को पानी में उतारने के लिए आमतौर पर 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से पहली टेक्निक होती है फ्लोटिंग आउट टाइप टेक्निक। दोस्तों, हमने आपको शुरू से ही बताया था कि जहाज बनाने के लिए समुद्र के पास ही एक बड़ा सा स्पेस खाली किया जाता है। तो इस टेक्निक में उसी खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जहाज तैयार होने के बाद उस जगह को दोबारा पानी से भर दिया जाता है, और उस पानी को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके जहाज को समुद्र के पानी में उतारा जाता है। इस टेक्निक को हम फ्लोटिंग आउट टेक्निक कहते हैं। नंबर 2 पर जो टेक्निक है उसे ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में जहाज को पानी में उतारने के लिए एक ट्रेन की पटरी की तरह स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पर ग्रीसिंग की जाती है, और फिर इस जहाज को उस पर सेट किया जाता है, और इसके बाद का पूरा काम ग्रेविटी खुद ही करती है, इसलिए इसके ग्रेविटेशनल बोला जाता है। यानी जब जहाज को इस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया जाता है, उसके बाद पानी में जहाज को ले जाने का काम ग्रेविटी का होता है। नंबर 3 पर जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जितनी समझने में आसान है उतनी ही इस टेक्निक को जहाज को पानी में उतारने के लिए आसान माना जाता है। इसमें जहाज को सिलेंडर के जैसे बैलून्स के ऊपर रखा जाता है, और इन बैलून्स के साथ ढरकते हुए जहाज पानी के अंदर चला जाता है। नंबर 4 पर आती है मैकेनिकल लॉन्चिंग टेक्निक। ये सबसे आखिरी टेक्निक है। इस तरह की टेक्निक में ट्रक या क्रेन की मदद से जहाजों को पानी में उठाकर रखा जाता है, जो काफी रिस्की होता है। इसलिए इस टेक्निक को बड़े जहाजों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मान लीजिए अगर शिप बीच समुद्र में खराब हो गई तो क्या होगा। तो आपको बता दो कि शिप में कभी भी एक इंजन नहीं होता। एक जहाज में हमेशा 2 इंजन होते हैं, जिससे एक खराब होने पर दूसरे को काम में लिया जा सके। इसके अलावा मान लीजिए कभी दोनों इंजन काम करना बंद कर दे तो उसके लिए शिप पर हमेशा इंजीनियर मौजूद होता है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिनको ऐसे टाइम में यूज किया जा सकता है। अब अगर ये दोनों ही ऑप्शन ना हो तो शिप खराब होने की स्थिति में हवा के साथ चलना शुरू कर देती है। ऐसे में एक टग बोट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और ये टग बोट
उस खराब शिप को खींचकर नजदीक ही किसी किनारे तक लेकर जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर पानी के जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं है। ये आप जानते हैं कि एक जहाज किसी कॉलोनी से कम नहीं होता, जिसमें न जाने कितने ही लोग यात्रा कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहाज आखिर पानी में डूबते क्यों नहीं है। जब लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है तो फिर लोहे से बना हुआ हजारों टन वजन का पानी का जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं है, पानी की सतह पर तैरता क्यों रहता है। तो आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक थ्योरी काम करती है। लोहे से बनी नाव या लोहे का भारी भरकम जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता, इसके लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण टन वजनी जहाज पानी में तैरता रहता है, क्योंकि वहाँ ये सिद्धांत काम कर रहा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी हम लोहे की किसी चीज को पानी में डालते हैं तो वो वस्तु जितने जल का भार हटाती है वो एक्चुअल में उस वस्तु के वजन के बराबर ही होता है, और हटाए गए पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है और वो वस्तु तैरती रहती है। इसीलिए जब हम कोई लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर से लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है, इसलिए लोहे का छोटा सा टुकड़ा पानी में डूब जाता है। लेकिन यदि उसे लोहे के टुकड़े को एक प्लेट बना दिया जाए तो पानी के नीचे से लगने वाली शक्ति को बड़ा आकार मिल जाता है और वो तैरने लगती है। इसी कारण छोटा सा लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, जबकि बड़े बड़े जहाज पानी में नहीं डूबते। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके दिमाग में सवाल कोई खुदक रहा है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।